आगे बढ़ते हैं। जेपी नड्डा के बाद बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, यह भी सवाल उठ रहा है। जानकार सूत्रों ने खुलासा किया है, शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे। शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी देने के पक्ष में बताया जा रहा आरएसएस। दूसरे नंबर पर है मनोहर लाल खट्टर का नाम रेस में, और तीसरे नंबर पर है धर्मेंद्र प्रधान के नाम की चर्चा। लेकिन ऐन वक्त पर चौंकाने वाला नाम भी आ सकता है सामने। सुनील बंसल या कोई और चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। आज ही बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी हो सकता है, और ये एक बड़ी खबर है। इसमें से पहले दो चेहरे देखिए। पहले दो चेहरे जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, संगठन में बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और लोकसभा का चुनाव लड़े, और दोनों बेहतरीन अंदाज में चुनाव को जीत गए। तीसरा चेहरा जिसके लिए अभी हाल ही में जीते एक स्टेट में मुख्यमंत्री बनाने की भी चर्चा है, और चौथे चेहरे संगठन के एक मजबूत चेहरे थिंक टैंक के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि कोई एक चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है, और यह भी संभव है कि आज ही उस नाम की घोषणा कर दी जाए जो बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। आगे बढ़ते हैं। आरसीपी और यमुना जल योजना के काम में आएगी तेजी। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि आरसीपी यमुना जल योजना के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में एमपी हरियाणा की देरी पर भी रावत बोले और कहा कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश और हरियाणा से बात करेगी ताकि जल्द से जल्द संयुक्त डीपीआर तैयार हो सके। राजस्थान अपना काम कर चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश और हरियाणा की तरफ से डीपीआर तैयार नहीं की गई, और जब तक वहां से डीपीआर तैयार नहीं होगी तब तक कलेक्टिव यानी कि संयुक्त डीपीआर तैयार नहीं होगी। मध्य प्रदेश के कुछ इशू हो सकते हैं, इसे देखते हुए मध्य प्रदेश के साथ बैठकर बातचीत की जाएगी। ईआरसीपी की डीपीआर मध्य प्रदेश जल्द दे, इसके लिए बैठकर बातचीत करेंगे। माही के पानी को राजस्थान के सांचौर तक लाने पर भी मंथन हुआ। माही का पानी लाने के लिए गुजरात से बातचीत की जाएगी। राजस्थान अपने हक के पानी के लिए हर लड़ाई भी लड़ेगा। मुख्यमंत्री ईआरसीपी और यमुना जल को लेकर लगातार लेते हैं अपडेट, और मुख्यमंत्री को पीपीटी के माध्यम से अब तक हुए कार्यों की जानकारी दी गई है। लेकिन जो बड़ी अड़चन है, वो बड़ी अड़चन दरअसल ये कि हरियाणा और मध्य प्रदेश के अंदर डीपीआर तैयार नहीं की गई है, और जब तक वो डीपीआर तैयार नहीं होगी तब तक समस्या बनी रहेगी, क्योंकि दोनों ही जगह वर्तमान में कह सकते हैं कि नए मुख्यमंत्री हैं, और नए मुख्यमंत्री जब तक पुरानी फाइलों को समझेंगे नहीं, सियासत को समझेंगे नहीं, जल बंटवारे के नियम को समझेंगे नहीं, तब तक किस तरीके से डीपीआर तैयार होगी ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि केंद्र में बीजेपी, हरियाणा में बीजेपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी और राजस्थान में बीजेपी, जल्द ये जो पेच फंसा हुआ है ये सुलझ सकता है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी मददगार भी साबित हुई और नहीं भी हुई। यूपी में बीएसपी अधिक मजबूत होती तो बीजेपी को होता ज्यादा लाभ। लोकसभा चुनाव नतीजों के आंकड़ों पर नजर डाले तो ऐसा गणित नजर आता है। दरअसल यूपी में बीजेपी इस बार 80 में से सिर्फ 33 सीटें ही जीत पाई। इनमें भी 16 सीटों पर बीजेपी की जीत में बीएसपी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जबकि सपा कांग्रेस प्रत्याशी मामूली अंतर से यूपी में बीजेपी प्रत्याशी से हार गए। यूपी में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। इनमें अकबरपुर सीट है, अलीगढ़ है, अमरोहा है, बांसगांव है, हदोई है, बिजनौर है, देवरिया है, फरुखाबाद है, फतेहपुर सीकरी है, हरदोई, शाहजहांपुर, महाराजपुर, मिश्रिक, फूलपुर, मेरठ और उन्नाव। दरअसल समान वोट कटिंग से समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर चुनाव हार गई। कांग्रेस को 4 और टीएमसी को 1 सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन सच्चाई ये भी है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से बेहतरीन परफॉर्मेंस की, उसके पीछे बीएसपी का वोट बैंक जो 2019 में लगभग 19% के आसपास हुआ करता था, वो 2024 में कटकर महज 9% के आसपास रह गया। और इस वजह से बीजेपी को जहां 2019 में जीत मिली थी, वहां इस बार जीत नहीं मिली, क्योंकि वो 10% के आसपास का वोट
बीएसपी से कांग्रेस और सपा की तरफ शिफ्ट हो गया और वहां उनको फायदा मिला और इसलिए समाजवादी पार्टी के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में फर्जीवाड़े से जुड़ा एक बड़ा अपडेट। भर्ती फर्जीवाड़े कर चयनित होने वाले 4 और आरोपी कोर्ट में पेश किए गए। पूरव कालेर सहित चारों आरोपियों को एसओजी ने कोर्ट में पेश कर 5 दिन का रिमांड लिया है। सीएमएम महानगर द्वितीय मांडवी राजवी ने चारों को 11 जून तक रिमांड पर भेज दिया। 31 मई को चूरू निवासी पूरव कालेर, 2 जून को बीकानेर निवासी दिनेश सिंह चौहान, नरेश दानचारण और श्री गंगानगर निवासी प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया गया था। मामले में चंचल कुमारी और हरिओम पाटीदार के अलावा अन्य सभी आरोपी हैं जेल में और जांच अधिकारी महावीर सिंह एएसपी ने अनुसंधान के लिए 8 दिन का समय रिमांड के लिए मांगा। आगे बढ़ते हैं खनन क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबर। बीकानेर में खनन प्लॉट नीलामी की हरी झंडी मिली है। बीकानेर के हाड़ला बरसिंगसर में बजरी, सिलिका सैंड, बॉल क्ले के अकूत भंडार और राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर क्षेत्र को अनारक्षित घोषित कर दिया। बॉल क्ले का 2.5 से 3 मिलियन टन डिपॉजिट संभावित है, जबकि बजरी, सिलिका सैंड की सहज उपलब्धता, वैध खनन, राजस्व, रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। अवैध खनन पर इससे रोक लगेगी। खान सचिव आनंदी ने जानकारी साझा की और न सिर्फ रोक लगेगी बल्कि आम आदमी को कम दाम पर भी सैंड मिलती हुई नजर आ सकती है, जिसके लिए अभी उसको एक भारी भरकम पैसा देना पड़ता है। शाम भक्तों के लिए बड़ी खबर है। 10 जून को बंद रहेंगे खाटू श्याम जी मंदिर के कपाट। बाबा श्याम की विशेष सेवा, पूजा और तिलक श्रृंगार के चलते बंद रहेंगे कपाट। 9 जून रात 10 बजे से 10 जून को शाम 5 बजे तक मंदिर आम दर्शनों के लिए बंद रहेंगे। श्री श्याम कमेटी के मंत्री श्याम सिंह चौहान ने भक्तों से अपील की और कहा कि सभी दर्शनार्थी बताई गई समय अवधि उपरांत दर्शन के लिए आए। हर शाम भक्त मंदिर कमेटी को व्यवस्थाओं में अपना सहयोग प्रदान करें। आज बाबा श्याम का अमावस्या पर स्नान करवाया गया। बाबा श्याम शालिग्राम रूप में अपने भक्तों को दर्शन दे रहे। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने मंदिर कपाट बंद रहने के लेकर जो सूचना जारी की वो हम इसलिए भी आपको दिखा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप प्लान बनाकर पहुंचे और बाबा के दर्शन ही ना कर पाए। और इसलिए 10 जून को खाटू श्याम जी मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। आप 11 तारीख को दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। वहीं तेज तपन और गर्मी के बीच राहत की खबर है। प्रदेश में एक बार फिर बदलता हुआ नजर आएगा मौसम का मिजाज। आमजन को गर्मी से मिलेगी राहत, होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में एक्टिव हुआ पश्चिमी विक्षोभ कल से 9 जून के बीच दिखेगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर बीकानेर और जोधपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही तेज मेघ गर्जन के साथ अंधड़ का भी दौर जारी रह सकता है। कल और परसों दोपहर बाद 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ भी चल नहीं सकती। इस बीच कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। 7 जून को पश्चिमी राजस्थान में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है और इससे एक राहत तो मिलेगी। और राहत दरअसल ये मिलेगी कि गर्मी थोड़ी कम होगी। वहीं देश में आदर्श आचार संहिता खत्म हो चुकी है। लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद आचार संहिता हटा दी गई। 16 मार्च 2024 को आम चुनाव के मद्देनजर लगी थी आदर्श आचार संहिता। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से लागू हो गई थी आचार संहिता। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज से आचार संहिता खत्म हो गई है। आचार संहिता खत्म होने के साथ अब राजकाज में तेजी नजर आएगी। चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर दिया है और आचार संहिता के दौरान कोई भी नई घोषणा सरकारें नहीं कर सकती, कोई एक नया बजट अलॉट नहीं कर सकती और इसलिए विकास पर थोड़ी पाबंदी लगती।